नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, स्थानीय स्वशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन। देखिए, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था है, वो कैसी है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है? ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो लोग हैं या जो जनता है उसकी भागीदारी को बढ़ाकर, यानी किसमें? राजनीति में, और विकास को जो है निचले स्तर तक लेके जाना है। यानी जो निचला स्तर होता है ग्राम। ठीक है, तो निचले स्तर तक ले जाने का इसका उद्देश्य है, इसका पंचायती राज व्यवस्था का। आगे देखेंगे, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अणाएक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कौन से भाग में है? भाग 9 में है, और अनुच्छेद 243 से 243 अणाएक के तहत जो है इसको उल्लेखित किया गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, भाग 9 में है और 243 से 243 अणाएक तक है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। आगे देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ी गई वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। और कब? 1992 में, ध्यान रखेंगे। और इसी में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, भाग 9 में, ये ध्यान रखेंगे, भाग 9 में। ठीक है, इसके साथ 16 नए अनुच्छेद और जोड़े गए थे। तो जो मेन पॉइंट है आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ी गई वो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1992 में, और 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई भाग 9 में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो राज्य है, जो स्टेट है, उसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, यानी त्रिस्तरीय, यानी ग्राम में और मध्यवर्ती यानी ब्लॉक में और जिला स्तर पर। आगे देखेंगे, तथापि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज है, ठीक है, उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जो है जनसंख्या 20 लाख से कम है। ये ध्यान रखेंगे, कितने से? 20 लाख से कम है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। देखिए, प्रश्न ये आता है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। तो इनको शक्तियां, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको शक्तियां और अधिकार कौन देते हैं? राज्य की विधानमंडल देती है, ध्यान रखेंगे, कानून बनाकर। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो पंचायती राज है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। तो 243 ग में यह व्यवस्था की गई है कि जो पंचायतों का संरचना होगी वो कौन तैयार करेगा? राज्य का विधानमंडल तैयार करेगा। आगे देखेंगे, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान रखेंगे। बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में। जो पंचायत का जो चुनाव होता है वो उसको कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। जो अवधि है पंचायतों की वो 5 वर्ष होती है, लेकिन उन्हें समय पूर्व जो है विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है उसका पुनर्विलोकन करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसे राज्य वित्त आयोग बोलते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 झ में, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है।
जो है राज्य वित्त आयोग जो है कौन से अनुच्छेद में है? 243 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 243 मैं के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करता है। तो जो नगर पालिकाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन भी कौन करता है? यही आयोग करता है। और ये किस में बताया गया? 243 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। तो जो ग्राम सभा है उसका गठन कैसे होगा? जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत क्षेत्र के भीतर जो भी किसी ग्राम से संबंधित जो निर्वाचक जो नामावली होती है उसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो पंजीकृत लोग हैं, उनसे जो है ग्राम सभा का गठन होगा। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किसे दिया गया है? राज्य को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस में है? अनुच्छेद 40 में। आगे देखेंगे, 1957 के गठित बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, ठीक है, का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का जो है सुझाव दिया था। और ये कब आई थी? 1957 का टाइम याद रखेंगे। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है। और इसका सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। कब दिया? 1957 में आई थी। आगे देखेंगे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने, अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। इसीलिए जो है बलवंत राय मेहता जी को जो है पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है? शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को समिति राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। देखिए, एक समिति आई बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक और समिति आई के संथानम समिति। ये ध्यान रखेंगे, के संथानम समिति। ठीक है, कब? 1963 में, 1963 में। देखो, इन्होंने क्या प्रावधान किया, क्या अनुशंसा की थी कि जो पंचायती राज है उसके लिए जो है राजस्व शक्तियां देने के लिए एक वित्त निगम की अनुशंसा की थी। यानी कि वित्त निगम होना चाहिए जो क्या करे, जो राज्य की पंचायती राज व्यवस्था है उसको राजस्व शक्तियां प्रदान करे। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि पंचायतों में वित्त निगम की व्यवस्था का प्रावधान किसने दिया था? तो के संथानम समिति ने दिया था 1963 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संतानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी थी। ठीक है, तो पुनः जो है एक के संतानम समिति बनी। 1963 में पहले आई थी, फिर उसके बाद 1964 में दोबारा गठन हुआ के संतानम समिति का। वो इसलिए हुआ कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है पंचायतों की, देखिए वर्ड याद रखेंगे, निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित हुई? वो के संतानम। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे, अगर त्रिस्तरीय पूछा जाए कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। और वित्त निगम का प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के लिए किसने दिया? के संथानम समिति ने दिया 1963 में। और निर्वाचन संबंधी सुधार के लिए जो प्रावधान किया वो किसने किया? के संथानम समिति ने किया 1964 में। 1964 में दोबारा बनी और 1965 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर
1959 को नागौर राजस्थान में किया था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न इस प्रकार आता है कि सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ पंचायती राज व्यवस्था का वो कहाँ हुआ? नागौर राजस्थान से हुआ है। ठीक है, राजस्थान में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ। ठीक है, और किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और 73वां जो संविधान संशोधन है, हमने पहले ही पढ़ा, 1992 में आया था, 1992 में 73वां। ठीक है, जिसके तहत 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। तो जब जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था में, संविधान में, तो तभी जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज व्यवस्था को। ये तो ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम जो संस्तुति दी 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। और 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। देखिए, जितनी भी समितियां हैं याद रखेंगे, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। उसके बाद आती है के संथानम, सेकंड के संथानम 1963 में। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, सिंघवी समिति 1982 में। और चौथी आती है थुंगन समिति। ठीक है, 1988 में। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और इनसे पूछ ले, एक ऑप्शन हटा देंगे इसमें कौन सी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो आपको ये चारों याद रखनी है। बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, के संथानम, सिंघवी समिति और थुंगन समिति। और उनके सन भी याद रखेंगे, 1957 में बलवंत राय मेहता, 1963 में के संथानम, 1986 में सिंघवी और 1988 में थुंगन। आगे देखेंगे, पूर्व में 1970 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो एक समिति और है अशोक मेहता समिति, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए 5वीं, और ये कब आई? 1977 में आई थी। ठीक, आगे देखेंगे, इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी और पीके थुंगन की अनुशंसा को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। ठीक है, जेवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। ठीक है, एक और है, देखिए जेवी के राव, के राव से याद कर लीजिए आप, के राव 1985 में। ये भी किसी संबंधित है? पंचायती व्यवस्था से। जितनी भी समितियां इनके नाम याद रखने और इनके सन याद रखने। 1985 में जेवी की राय समिति आई जिसने पंचायतों के चुनाव को नियमित करने की व्यवस्था का प्रावधान किया। देखिए, पंचायतों के चुनाव नियमित करने की, कराए जाने की अनुशंसा की थी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार का प्रश्न इस प्रकार बनता है कि संवैधानिक दर्जा देने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो मध्य प्रदेश ने, एमपी ने। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उद्घाटन कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। राजस्थान से के नागौर से उद्घाटन हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में, और पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया,
तो सर्वप्रथम अपनाने वाला पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश है। दोनों प्रश्न अलग है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 243 है 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 न्याय 3 के तहत नगर पालिकाओं सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, 1/3 का आरक्षण है सभी पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, महिलाओं को। आगे देखेंगे, तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से। ठीक है, तृणमूल मतलब जो जमीनी स्तर पर है। जमीनी स्तर भारत में क्या माना जाता है? ग्राम माने जाते हैं। तो इसी को जो है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जो है शक्ति जो है सब पे बटी होनी चाहिए, इसे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर पंचायत का सदस्य बनना है, नगर पालिका का सदस्य बनना है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 टै के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो है पंचायतों के निर्वाचन के लिए कौन सा आयोग होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। इसमें 243 टै में है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसे कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगी। अनुच्छेद 243 यह के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को भी यही आयोग संचालित करता है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन भी यही आयोग करवाएगा। आगे देखेंगे, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो शहरी जो स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका आ जाती है, नगर निगम आ जाते हैं, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 74वें। ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था 73वें और नगर पालिका या जो स्थानीय स्वशासन है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में। ये ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9 के। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में जो है भाग 9 में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और इसी में जो है 9 का एक भाग जोड़ा गया, जिसमें 18 नए अनुच्छेद हैं तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे देखेंगे, 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान है। ठीक है, कितने प्रकार की नगर पालिका है? 3 प्रकार की, जिनमें नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायतें हैं। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। जो नगर पालिका के सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जो है उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंधन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। आगे देखेंगे, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। ठीक है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 यह घ 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति बनाई गई। ठीक है, कुछ नहीं, एक जिला योजना समिति है तो योजना बनाएगी पंचायतों के लिए भी और नगर पालिकाओं के लिए भी, ये बताया गया है इसमें। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 243 यह डै के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, देखिए महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया गया है। ठीक है, महानगर योजना होगी, जो योजना समिति बनाई गई है महानगर क्षेत्रों के लिए। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1668 को मद्रास में स्थापित किया गया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में, जिसका आज नाम क्या है? चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नगर निगम सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? मद्रास में। और कब? 29 सितंबर 1688 में। ये ध्यान रखेंगे, 1688 में। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये व्याख्या देखी हमने स्थानीय स्वशासन से संबंधित।
इसके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट भाग में करेंगे। आज के लिए इसको यहीं रखते हैं। धन्यवाद।